हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जो लास्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कंप्लीट किया था। ठीक है, तो उसमें जो फॉर्मूला आया था हमारा आइडियल गैस इक्वेशन की तरह ही था, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, और इसको हमने आगे भी सॉल्व किया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आर टी पाई इंटू वी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टार्ट इसके। और ध्यान रखना आर की जो वैल्यू है सॉल्यूशन कांस्टेंट गैस कांस्टेंट वाली होती है 0.0821। यूनिट्स ध्यान रखने हैं लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। द वॉल्यूम शुड बी इन लीटर्स, प्रेशर इज इन एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर इज इन केल्विन। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। Calculate osmotic pressure of 5% solution of cane sugar at 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब पहली बात तो परसेंटेज गिवन है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया कि परसेंटेज कौन सी है। ये वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या वेट बाय वॉल्यूम है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपने ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में जब भी परसेंटेज मेंशन ना हो, इट इज़ ऑलवेज वेट बाय वॉल्यूम। ये हमेशा वेट बाय वॉल्यूम होगी। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। यानी कि 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने कंसंट्रेशन में समझाई हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी। तो पाई इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 5, मॉलिक्यूलर वेट केन शुगर का 342, आर 0.0821, टेम्परेचर 15 डिग्री 288 केल्विन, वॉल्यूम ठीक है इधर आ गया नीचे, और वो 100 ml है, यानी कि परसेंटेज है ना 5% वेट बाय वॉल्यूम। लीटर में होना चाहिए 0.1 लीटर। ध्यान रखना वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, क्योंकि हमारा जो आर है उसकी यूनिट्स के अंदर लीटर है, ना कि ml है। ठीक है, तो दिस इज हाउ। तो ये मैथमेटिकली सॉल्व करना है आपने इसको। इट कम्स आउट टू बी 3.45 एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेरिक में आंसर आएगा इस तरह से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, कैलकुलेट osmotic pressure of solution obtained by mixing 100 ml of 4.5% urea solution and 100 ml 3.42% sucrose solution at 300 केल्विन। ठीक है, यहाँ पर हमने इस बार दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है। एक यूरिया का सॉल्यूशन है, एक सुक्रोज का है। परसेंटेज गिवन है दोनों की, वेट बाय वॉल्यूम होगी, मैंने अभी बताया था आपको। तो कहते हैं दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही सिंपल,
ऑस्मोटिक प्रेशर का हम फॉर्मूला अगर हम देखें, पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। ये था पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। तो आप देखिए आर जो है कांस्टेंट रहेगा दोनों सॉल्यूशंस के लिए, टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, 300 केल्विन पे हैं दोनों सॉल्यूशंस, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो दोनों को मिलाकर बनेगा 100 ml प्लस 100 ml, वो भी कांस्टेंट है, यानी कि 200 ml। तो ये सारी चीज़ तो कांस्टेंट है। दोनों सॉल्यूशंस में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, चेंज। यानी कि अगर मैं पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ले लूँ, पाई 1 इज इक्वल टू N1 RT बाई वी। दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन RT बाई वी। तो दोनों को जोड़ दो तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, पाई टोटल पाई 1 प्लस पाई 2, यानी कि N1 प्लस N2 RT बाई वी। तो दोनों सॉल्यूशंस को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे निकलेगा, RT बाई वी कॉमन है, दोनों सॉल्यूशंस में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उन्हें ऐड कर देंगे। ठीक, तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है कि पहले वाले में अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूँ 4.5 ग्राम्स, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है आपको पता है 4.5 ग्राम्स इन 100 ml, तो सॉल्यूट का वेट है 4.5। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का, वेट बाय मोलर वेट। तो N1 अगर मैं अलग से निकालूं, वेट 4.5 अपॉन 60, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा हमने 0.075 आया। इस तरह से N2 निकाल लेंगे, वेट 3.42 है, मॉलिक्यूलर वेट तो याद ही हो गया इसका, सुक्रोज का 342, 0.01 नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, N1 और N2, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके। तो यहाँ पे इनको वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं यहीं पे करके दिखाऊँ आपको, N1 आपका आया है 0.075 प्लस N2 है 0.01, R 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है ना, और वॉल्यूम 100 ml प्लस 100 ml, रिजल्टिंग सॉल्यूशन 200 ml, मतलब लीटर में कितना 0.2 लीटर में होना चाहिए। ठीक है ना, 0.2, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर, और इट कम्स आउट टू बी 10.46 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है आपने। नाउ और न्यूमेरिकल करते हैं स्टार्ट। A solution containing 10.2 grams glycerin per liter is isotonic with 2% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन है 10.2 ग्राम ग्लिसरीन पर लीटर में घोला हुआ है, वो आइसोटोनिक है, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है किसके साथ, 2% ग्लूकोज के सॉल्यूशन के साथ।
दोज नो सॉल्यूशंस ये आइसोटोनिक हो गए, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का मॉलिक्यूलर मास पूछा है उसने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है दोनों के, यानी कि पाई ग्लिसरीन इज इक्वल टू पाई ग्लूकोज। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है। तो डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी बाई वी, डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी बाई वी, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर्स इक्वल कर दिए हमने। चलिए, आर दोनों के लिए सेम है, टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। चलिए आगे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ग्लिसरीन की तरफ देखते हैं। डब्ल्यू बी कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 10.2। मॉलिक्यूलर मास हमें ग्लिसरीन का निकालना है, वॉल्यूम है 1 लीटर, साफ मेंशन है 10.2 ग्राम्स पर लीटर में डिजोल्व था। ना ग्लूकोज की तरफ 2% ग्लूकोज का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम्स, एम बी ग्लूकोज का 180 होता है, हमें ध्यान ही है, याद ही हो गया C6H12O6 का। और वॉल्यूम इसका 2%, मतलब 100 ml के अंदर 2 ग्राम्स डिजोल्व है। 100 ml मतलब कितना लीटर, 0.1 लीटर। लीटर में लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, 100 में पुट कर देना। तो यहाँ से एम बी निकल आएगा बस, मॉलिक्यूलर मास एम बी, ठीक है। दिस इज हाउ। तो इस तरह से यहाँ से निकाल लेना है आपने, और ये लगभग 91.8 के आसपास ग्राम्स पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स हैं, हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो न्यूमेरिकल्स किए हैं। नाउ अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, ठीक है। उससे हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा है फिर, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। देखिए, आपने अभी देखा कि हम जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालें एम बी, लेकिन वो सही ना आए, जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है उससे डिफरेंट आए, या उससे ज़्यादा आए या उससे कम आए, तो उसे बोलते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूलर मास आपने निकाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके, जिसको हम ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, वो डिफरेंट आ रहा है एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से। इसका मतलब नॉर्मल नहीं आ रहा, उसे बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट observed from the colligative properties is different from its actual molecular mass, अगर वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से अलग आ रहा हो, देन इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अब देखते हैं जरा ऐसा क्यों होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्यों आते हैं। देखो, इसके दो कारण हैं। एक, या तो आपका सॉल्यूट डिसोशिएट हो रहा हो, टूट रहा हो, या एसोशिएट हो रहा हो, जुड़ रहा हो, तभी एबनॉर्मल आएगा मॉलिक्यूलर मास, अदरवाइज करेक्ट आएगा, ठीक है। क्यों? आप देखिए, सपोज NaCl है। अब NaCl आपको पता है, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में।
तो आपका जो सॉल्यूट था वो 1 मोल 2 में टूट गया, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट टूट कर 2 मोल्स बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डबल हो गए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, सॉल्यूट के मोल्स डबल हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब देख लो, आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखो, आप देखो, हम अगर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, पाई इज इक्वल टू WB/MB RT/V, यही होता था। आप ये देखो, पाई में और MB में क्या रिलेशन है, इनवर्स। किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देख लो आप, मॉलिक्यूलर मास के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि अगर आपका सॉल्यूट डिसोशिएट करेगा, टूटेगा, कितनी आसान बात है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे, जैसे इस केस में डबल हो गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, जैसे इस केस में डबल हो गई। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्स है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो रही है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या रह जाएगा, हाफ, यानी कम आएगा। इसका मतलब अगर आपका सॉल्यूट डिसोशिएट करता है, वैसे भी सोचिए, एक चीज़ को आपने 2 में तोड़ दिया तो उसका मास क्या रह जाएगा, कम। ठीक है, तो डिसोसिएशन वाले केस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से कम आएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से एसोसिएट वाले केस में, ठीक है, एसोसिएशन का पहले केस समझते हैं, चलो कैसे होगा। देखो, सपोज एसिटिक एसिड है हमारा, एसिटिक एसिड, अगर तो आप इसको पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डिज़ोल्व करते हो, फिर तो आपको पता है ये एसिड है और इसकी टेंडेंसी है H पॉजिटिव आयन देने की, तो ये डिसोशिएट करेगा। तो कैसे डिसोशिएट करेगा, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। फिर तो डिसोसिएशन वाला केस हो गया ये, यानी कि फिर तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम आएगा, जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालेंगे। लेकिन हमने ये वाला केस नहीं करना है, अब ये हम पढ़ चुके हैं, हमने एसोसिएशन वाला केस करना है। तो इसको लेकिन ध्यान रखनी है बात ये कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो डिसोशिएट होगा, तो मॉलिक्यूलर मास कम आएगा। लेकिन अगर हम इसको नॉन पोलर बेंजीन में डिज़ोल्व कर देते हैं, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो ये डिसोशिएट नहीं करेगा, इसके 2 मोल्स जुड़ेंगे और एक बन जाएगा। इस तरह से डाइमर बन जाता है। दिस इज हाउ, देखिए, पहले तो मैं इसको 2 मोल को जोड़कर एक बना दूं, CH3COH ट्वाइस। और ये डाइमर कैसे बना, H बॉन्डिंग की वजह से। ये देखो, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर लेगा, और इस तरह से एसोसिएशन जुड़ेंगे ये 2 मोल्स और एक बन जाएंगे, डाइमर बन जाएगा। अब आप खुद सोचो कि आपने सॉल्यूट डिज़ोल्व किया, 100 मोल्स सपोज आपने सॉल्यूट के डाले, 2 मोल्स जुड़कर एक बना रहे हैं, तो मोल्स कितने रह जाएंगे, 50, आधे रह जाएंगे सॉल्यूट के मोल्स, क्योंकि 2 मोल्स जुड़कर एक एक बना रहे हैं, तो 100 मोल्स जुड़कर 2 मोल्स जुड़ेंगे तो 50 रह जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आधे रह गए, ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हाफ रह जाएगी, और मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा, डबल।
मॉलिक्यूलर मास कैसा आएगा, डबल आएगा। यानी कि हमारा जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आते हैं वो क्यों आते हैं? अगर हमारा सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट हो रहा हो तभी हमारा जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं ऑब्जर्व्ड वो एबनॉर्मल आएंगे। अगर हमारा सॉल्यूट डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं हो रहा है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से भी जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो करेक्ट आएगा। ठीक है ना। जैसे अभी तक हमने जितने सॉल्यूट पढ़े हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, ठीक है ना, इस तरह के मोस्टली हमने सॉल्यूट इसी तरह के पढ़े हैं अभी तक। ये वो सब सारे वो सॉल्यूट हैं जो ना डिसोशिएट ना एसोशिएट होते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं आएगा। तो एक तो मैंने बताया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कि अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर मास निकालें सॉल्यूट का और वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास से अलग आए, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। So what are the reason? There are two reasons for this. One, either solute dissociates or associates. Now, if solute dissociates, then its number of moles increases. तो colligative property also increases. Molecular mass decreases. कम आएगा। ठीक है। और in case of association, number of moles decreases. Colligative property also decreases and molecular mass increases, ज़्यादा आएगा। तो इन दो कारणों से हमारे एबनॉर्मल आता है मॉलिक्यूलर मास। अब क्वेश्चन ये है, इसका मतलब अभी तक हम जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, मॉलिक्यूलर मास जो निकाल रहे थे वो एबनॉर्मल भी आ सकता है, गलत आ सकता है। तो फिर उसको करेक्ट कैसे करें? तो इसको जो है करेक्ट किया वॉन हॉफ ने एक फैक्टर देके, इसको बोलते हैं वॉन हॉफ फैक्टर। आई से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल आई से। ये वॉन हॉफ फैक्टर क्या होता है? ये होता है रेशो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स की टू द एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। ऑब्जर्व्ड मोल्स टू द एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वॉन हॉफ फैक्टर। देखिए, सपोज अभी हमने एसिटिक एसिड जो है एसोसिएशन वाला केस लिया। आपको मालूम है इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास जो है 60 होता है। कैलकुलेट कर सकते हो आप, 60 होता है इसका। ठीक है, ऑब्जर्व जो हमने किया अभी वो अप्रॉक्सीमेटली 120 के आसपास आया। डबल एसोसिएशन वाला केस हुआ था ना अभी बेंजीन में जब डिजोल्व किया था, वो पता है जुड़े थे दो मोल्स, तो क्या हो जाएगा, डबल आया। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास हमारा डबल आया था 120 के आसपास। मैं कोई भी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करूं, सपोज हम लास्ट वाली ही की बात करते हैं, चलो ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो उसमें क्या होता है, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी आर टी बाई वी। एम बी को मैं इधर ले जाता हूँ, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। तो मैंने क्या किया, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, ऑस्मोटिक प्रेशर पुट किया, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें पुट की, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो सॉल्यूट आया वो 120 आया। अब नॉर्मल आ रहा है। एसोसिएशन वाले केस में भी देखा आपने, डबल आएगा एक्चुअल से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगा देता हूँ इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में, आई। तो ये सारा तो 120 आया था इनटू आई। ठीक है, अब आई क्या है, ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन एक्चुअल मोल्स इनटू 120 तो है ही है।
आप सपोज एक्चुअल मोल्स जो है 100 आपने डाले थे, 2 मोल जुड़कर एक बन रहे हैं, एसोसिएशन हो रही है। बताइए 100 मोल्स कितने रह जाएंगे? 50, आधे रह जाएंगे इंटू 120। तो अगर मैं यहाँ से करूँ उसको 50 टू 100 60, क्या सही हो गया वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट? 60 आ गया जो एक्चुअल है इसका। इसका मतलब हमें अपनी सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास आए सॉल्यूट का, जब हम उसे निकालें तो एबनॉर्मल ना आए। ठीक, इसका मतलब सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जैसे फर्स्ट वन था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 XB के इक्वल था, IXB हो जाएगा वो। तो अब हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे अभी तक भी हमने जो किए थे, एक्चुअली अभी तक वालों में हमने किसी में वांट ऑफ फैक्टर यूज़ नहीं किया था न्यूमेरिकल्स में। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको, अभी तक हमने सारे सॉल्यूट कौन से किए हैं? जो ना डिसोशिएट ना एसोशिएट होते हैं। ठीक है ना? तो जिनका वांट ऑफ फैक्टर 1 है, 1 है, जितने ऑब्जर्व्ड मोल्स उतने ही एक्चुअल मोल्स। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। इसलिए अभी तक हमने आज तक वांट ऑफ फैक्टर यूज़ नहीं किया था। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट ऐसा है जो डिसोशिएट या एसोशिएट हो सकता है, तो आपको वांट ऑफ फैक्टर लगाना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। तो अब इससे ऑनवर्ड आज के बाद हम एक रूल ही बना लेंगे कि जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आएगा उसमें वांट ऑफ फैक्टर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो डिसोशिएट करे या ना करे। अगर नहीं करेगा तो 1 आ जाएगा वांट ऑफ फैक्टर, करेगा तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। अभी वो भी निकालना सीखते हैं। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM I KBM। तो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमें वांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF KFM I KFM। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पाई V इज इक्वल टू NRT I NRT, इस तरह से। ठीक है ना? तो ये होता है वांट ऑफ फैक्टर। एक और बात, वांट ऑफ फैक्टर से अगर हम एप्लीकेशन देखें इसकी, तो पहला क्या हुआ कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की जो प्रॉब्लम है उसे रेक्टिफाई करता है। सेकंड, आप ये देखिए, इससे हमें सॉल्यूट की स्टेट पता लगती है, सॉल्यूट डिसोशिएट कर रहा है या एसोशिएट कर रहा है। ठीक, आप देखिए, अगर हमारा सॉल्यूट ना डिसोशिएट कर रहा हो ना एसोशिएट कर रहा हो, आई क्या होता है? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स टू द एक्चुअल मोल्स। तो एक्चुअल मोल्स आपने 100 लिए, ऑब्जर्व्ड भी 100 के 100 ही रहेंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूट अभी ना डिसोशिएट कर रहा है ना एसोशिएट। तो 100/100 कितना आएगा? 1। इसका मतलब अगर वांट ऑफ फैक्टर 1 है, सॉल्यूट ना डिसोशिएट कर रहा है ना एसोशिएट कर रहा है, नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोशिएट, डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं कर रहा है। सेकेंड थिंग, इफ I ग्रेटर देन 1, अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा आए, I ग्रेटर देन 1 का मतलब है ऑब्जर्व्ड मोल्स एक्चुअल से ज़्यादा हो गए। आप सोचिए, एक्चुअल से ऑब्जर्व्ड मोल्स ज़्यादा कब होंगे? जब सॉल्यूट डिसोशिएट करेगा। आपने 100 मोल्स डाले, 200 हो गए, तो कब होते हैं? जब वो डिसोशिएट करता है। मतलब अगर I ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो सॉल्यूट किस में जाएगा? डिसोशिएशन में। वो टूट रहा है, डिसोशिएट कर रहा है।
ऑब्जर्व मोल्स ज़्यादा हो गए हैं एक्चुअल से। एंड इफ आई लेस देन 1 तो सॉल्यूट किस में जा रहा है, एसोसिएशन में, एसोसिएट करेगा। दिस इज हाउ, ठीक है ना। तो हम इस वांट ऑफ फैक्टर से पता कर सकते हैं हमारे सॉल्यूट की स्टेट क्या है, वो डिसोशिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, या कुछ भी, ना डिसोशिएट ना एसोसिएट। अब ये जो अगर हमारा सॉल्यूट डिसोशिएट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा हो, तो हम उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकाल सकते हैं कि उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी है, तो कितना डिसोशिएट या एसोसिएट कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दैट विद द हेल्प ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो अब हम वही काम करेंगे कि हम वांट ऑफ फैक्टर से कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैं सबसे पहले करूंगा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। क्या होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड आउट ऑफ टोटल मोल्स। टोटल में से कितने मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, ठीक है। एक और बात बता दो फिर यहां पर मुझे, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। टोटल मोल्स 100 लिए, 100 के 100 डिसोशिएट हो गए, 100/100, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कितनी आती है, 1, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आती है, 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले NaCl, पोटेशियम सल्फेट, KCl, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये तो हम मालूम है, हमें होना ही चाहिए मालूम। तो उनकी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आती है, 1। नाउ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं CH3COH, ठीक है, वीक बेस अमोनिया वगैरह हो गए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह के मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं अगर, तो वो 100% डिसोशिएट नहीं होंगे। यानी कि टोटल मोल्स हैं सपोज 100, उसमें से डिसोशिएट हो रहे हैं सिर्फ 80, सारे के सारे डिसोशिएट नहीं हो रहे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो फिर अल्फा कितना आएगा, 0.8, 80/100, लेस देन 1 आएगा। यानी कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा हमेशा लेस देन 1 होगा। यानी कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, जब इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट हो रहा हो। अगर लेस देन 1 है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और एक बात आपने देखी समझी अभी, अगर अल्फा 1 है 100% डिसोसिएशन, अल्फा 0.8 है 80% डिसोसिएशन, 0.6 है 60% डिसोसिएशन, 0.4 है तो 40% डिसोसिएशन। तो ये डायरेक्ट भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अल्फ़ा के बारे में। कोई आपसे कहे कि हमारा सॉल्यूट 70% डिसोशिएट कर रहा है, तो उसकी अल्फ़ा कितनी होगी, 0.7, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा।
तो अब बात करते हैं कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा, उसे वांट ऑफ फैक्टर से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा टॉपिक है मेन। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूट विच डिसोशिएट्स इनटू n मोल्स। सपोज NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो n इज इक्वल टू कितना है 2। ऐसा सॉल्यूट हमने कंसीडर किया जो n मोल्स में टूटता है। तो n यहाँ पर क्या है कि एक मोल कितने मोल्स में टूटता है। जैसे NaCl में एक मोल 2 में टूट रहा है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 2। अगर कोई सॉल्यूट ऐसा है, जैसे मान लो पोटेशियम सल्फेट है K2SO4, तो आपको दिख रहा है ये 2 पोटेशियम आयंस प्लस एक सल्फेट आयन, यानी कि 2 + 1 n इक्वल टू 3 होगा। एक मोल 3 में टूट रहा है, तो n क्या है, एक मोल कितने में टूट रहा है, दैट इज n। 2 में टूटेगा तो n की वैल्यू 2, 3 में टूटेगा n की वैल्यू 3, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम इफ वी स्टार्ट विथ, कहते हैं हमने स्टार्ट करा 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इस सॉल्यूट की अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कितने मोल्स है, यानी कि एक्चुअल मोल्स मैंने कितने लिए हैं 1, उसमें से अल्फा क्या हो रहे हैं, डिसोशिएट। तो मुझे एक बात बताइए, नंबर ऑफ मोल्स अनडिसोशिएटेड, 1 मोल टोटल थे, अल्फा डिसोशिएट हो गए, तो अनडिसोशिएटेड कितने बचे, 1 माइनस अल्फा। 1 मोल थे एक्चुअल, उसमें से अल्फा डिसोशिएट हो रहे हैं, तो अनडिसोशिएटेड कितने बचे, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, जो डिसोशिएट हुए हैं, कितने मोल डिसोशिएट हुए थे, अल्फा, वो कितने बन गए, एक मोल कितना में टूटता है, n में, तो अल्फा मोल्स टूटकर कितने बनेंगे, n इंटू अल्फा। सपोज एक मोल टूटता है 2 में, तो 10 मोल टूट के कितने बनेंगे, 10 इंटू 2 20। तो एक मोल n में टूटता है, अल्फा मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, तो जो डिसोशिएट हुए वो कितने बने, n इंटू अल्फा। ठीक है, जैसे 10 मोल्स डिसोशिएट हो रहे हैं, एक मोल 2 में टूटता है, 10 इंटू 20, 10 इंटू 2 सॉरी, कितने बनेंगे 20 इससे। ठीक है, तो जो डिसोशिएट हुए वो n मल्टीपल हो गए, क्योंकि एक मोल n में टूट रहा है। तो अब टोटल मोल्स अब कितने बने, टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स, एक्चुअल तो 1 लिए थे ना, डिसोसिएशन के बाद बढ़ जाएंगे, तो टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स अब कितने बन गए, अनडिसोशिएटेड प्लस डिसोशिएटेड, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन अल्फा माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा कॉमन लेके n माइनस 1। ये हमारे कौन से मोल्स आए, ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल कितने थे 1। तो अब हम वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला लगाएं, ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन एक्चुअल मोल्स। ऑब्जर्व्ड कितने हैं 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, एक्चुअल मोल कितने थे 1, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो अल्फा कितना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये देख सकते हो, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 आ गया था ना, अपॉन में तो 1 ही था ना, उसका तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 उधर चला गया, I माइनस 1 हो गया, और n माइनस 1 नीचे आ जाएगा, अल्फ़ा आ गया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो वांट ऑफ फैक्टर से कैसे निकला,
दोनों में क्या रिलेशन है? I is equal to 1 plus alpha and minus 1 is the relation. This is how we can calculate degree of dissociation from want of factor. इसी तरह से हम डिग्री ऑफ क्या निकाल सकते हैं? एसोसिएशन। ठीक है, तो हम निकालेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे, उसको भी हम अल्फा से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, और वो भी उसी तरह से होगा, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में से कितने क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक सॉल्यूट जो एसोसिएशन में जा रहा हो। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको एसिटिक एसिड का, या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो बेंजीन में एसोसिएट ही करता है, उसके 2 मोल जुड़कर एक बन जाते हैं, डाइमर बनता है वो, CH3COOH ट्वाइस। तो यहाँ कितने मोल्स जुड़े हैं? 2 मोल्स, तो N इज इक्वल टू 2। ठीक, ध्यान देने की बात है कि डिसोसिएशन में N क्या होता है? 1 मोल कितने में टूट रहा है, दैट इज N। एसोसिएशन में N क्या होगा? कितने मोल जुड़कर एक बना रहे हैं। यहाँ पे 2 मोल जुड़कर एक बना रहे हैं, N इक्वल टू 2। सपोज 3 मोल जुड़कर एक बनाएंगे तो N इज इक्वल टू क्या होगा? 3। 4 मोल जुड़कर एक बनाएंगे तो N इज इक्वल टू क्या होगा? 4। ठीक, तो हमारे केस में N इज इक्वल टू क्या है? 2 है। ठीक, नाउ अब फिर उसी तरह से सपोज हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट से स्टार्ट करें और अल्फा हो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब टोटल मोल्स हमने एक्चुअल कितने लिए? 1, और उसमें से अल्फा मोल्स एसोसिएट हो गए, बिल्कुल उसी तरह से डिसोसिएशन की तरह। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स अनएसोसिएटेड कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। टोटल मोल्स 1 थे, अल्फा उसमें से एसोसिएट हो गए, तो अनएसोसिएटेड कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। और नंबर ऑफ मोल्स जो एसोसिएट हुए हैं, एसोसिएटेड, तो इस बार n से डिवाइड होगा, अल्फा बाय n। ठीक, उसमें n मल्टीप्लाई होता है, डिसोसिएशन में n टाइम्स हो जाते हैं, और इसमें n डिवाइड होगा, कम हो जाएंगे ना, इसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? कम। इसमें अल्फा को n से डिवाइड करना है, उसमें n से मल्टीप्लाई करना है, तो एसोसिएटेड जो मोल्स हैं वो अल्फा बाय n हो गए। तो टोटल ऑब्जर्व्ड मोल्स, दोनों को ऐड करते हैं, प्लस अल्फा बाय n, 1 प्लस अल्फा बाय n माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1। अल्फा कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 अपॉन n माइनस 1। ये ऑब्जर्व्ड मोल्स है। एक्चुअल मोल्स कितने हैं? 1। तो मैं वांट ऑफ फैक्टर अगर यहाँ शॉर्टकट में लिखूँ, ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन एक्चुअल मोल्स, एक्चुअल मोल्स तो 1 ही है, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्जर्व्ड मोल्स कितने हैं? 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1। यानी कि एक थोड़ा सा फर्क आ रहा है सिर्फ, वहाँ था 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, क्योंकि n से मल्टीप्लाई हुआ था, वहाँ n माइनस 1 था, और यहाँ है 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1, क्योंकि यहाँ n से डिवाइड, मतलब एक चीज़ का फ़र्क है सिर्फ, डिसोसिएशन में n माइनस 1 है, यहाँ 1 अपॉन n माइनस 1 है, तो अल्फ़ा क्या हो गया? i माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ पर भी वहीं पे फ़र्क है सिर्फ, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमने डिग्री एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, उनके कारण और वांट ऑफ फैक्टर, उसकी एप्लीकेशंस,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालना है, ये पूरा टॉपिक हमने कवर किया। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और लास्ट लेक्चर है बस अब ये नेक्स्ट अपना जो होगा, और उसमें हम हेनरीज लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।